जर्नलिस्ट सिद्दीक कापन also visited the हथरस। लेकिन ये लोग जो हथरस को जाने का टाइम पे जो मथुरा टोल गेट में इनका अरेस्ट होता है, अरेस्ट होने के बाद में थाना को लेके जाके इनको ऊपर केस दर्ज किया जाता है। अगले दिन यानी कि अक्टूबर 5 में 2020 में इनका अरेस्ट हुआ था। अक्टूबर 6 में इनका ऊपर यूएपी ड्रैकोनियन लॉ लगाया जाता है। तो उसके बाद में आज तकरीबन 10 महीने होते हुआ ये तीन लोग भी अंडर ट्रायल में। सो इसका साथ में कैंपस फ्रंट का फॉर्मर नेशनल जनरल सेक्रेटरी रऊफ शरीफ इज नेटिवली फ्रॉम केरला। सो इनको भी ये केस में उधर का जो यूपी के एसटीएफ वाले हैं अटैच करके उनको भी अरेस्ट करके अभी रऊफ शरीफ भी जेल में है। सो एक्चुअली ये जो इशू चला था, जो हादसा चला था, इनके ऊपर एक अरेस्ट करने का, इनको जेल में डालने का पीछे एक बहुत बड़ा साजिश है। अतीकुर रहमान रऊफ शरीफ जो पिछले साल में जो इंडिया में पूरा एंटी सीए जो प्रोटेस्ट चले थे, उसमें फ्रंट लाइन में आके लोग वर्क कर रहे थे, फ्रंट लाइन में आके प्रोटेस्ट कर रहे थे। स्पेशली अतीकुर रहमान दिल्ली एंड यूपी बेस में एंटी सीए प्रोटेस्ट में शामिल थे, फ्रंट लाइन में थे। और जो यूपी में जो चलने वाला पुलिस एट्रोसिटीज है उनका खिलाफ भी अतीकुर रहमान बात कर रहे थे। तो ये इशू को रख के, ये इशू को कंसिडरेशन करके उनके ऊपर फॉल्स केस दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया गया है। सो ये इट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा ऑफ बीजेपी व्हिच इज बैक्ड बाय आरएसएस। सो रिसेंटली हम लोग पूरे इंडिया में जो यूएपी कानून है, सेडेशन लॉस है, एनएसए है, इनका मिसयूज हम लोग पूरे नेशंस में देख रहे हैं। हर एक आदमी के ऊपर यूएपी केस लगाना, हर एक आदमी के ऊपर सेडेशन केस लगाना, उनको जेल के अंदर करना। अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने, अखिल गोगोई, नताशा नरवाल, देवांगना कंगना एंड आल्सो आसिफ इकबाल खन्ना, इनके ऊपर भी यूएपी केस डाल दिया गया था। अभी रिसेंटली इनको जामीन हो के ये लोग बाहर आए। So that they are rapidly misusing, the state is rapidly misusing the UAP and draconian laws. So recently judges भी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, रिटायर्ड जजेस भी इसका खिलाफ स्टेटमेंट भी दिए थे, आपको शायद मालूम है सबको। डीवाई चंद्रचूड़ भी दिए थे। और रिसेंटली सर्वे भी आया था जो यूएपी के बारे में, यूएपी के जो इशू के बारे में एक सर्वे भी आया था कि 2014 से 2019 तक जो 326 मेंबर्स को जो अरेस्ट किए थे यूएपी नहीं तो काला एनएसए जैसे काला कानून लगा के, इसमें सिर्फ 6 लोग ही गिल्ट बोल के प्रूव किए हैं, बाकी पूरे लोग बेगुनाह है, नहीं तो कुछ लोग अंडर ट्रायल में। सो ये इशू जो अतीकुर रहमान के अभी का जो इशू है, ये हम लोग मेकिंग ऑफ स्टैंड स्वामी करके बोल सकते हैं। आपको रिसेंटली मालूम है जो स्टैंड स्वामी का जो इशू हुआ था, एन 84 year old priest who strived for the tribals rights he was killed। वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं क्यों बोले तो वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है। तो उनको ट्रीटमेंट का रिफ्यूज किया था, बहुत बार उन्होंने जेल में बेल एप्लीकेशन मूव किए थे, लेकिन बेल सैंक्शन नहीं किए। किधर तक बोले तो एनआईए वाले उनका जो डिसीज था, वो डिसीज के ऊपर उनको सिपर एंड स्ट्रॉ भी उनको नहीं दिए। उतना तक एक इनह्यूमन बिहेवियर करके उनका क्या है जुडिशियल डेथ बोल के हम लोग बोल सकते हैं, वैसे करें। सो अभी अतीकुर रहमान का प्रेजेंट हेल्थ सिचुएशन, एक्चुअली अतीकुर रहमान इज अ हार्ट पेशेंट। जो अरेस्ट होने का पहले उन्होंने एम्स में उनका जो हार्ट डिसीज है, वो डिसीज के लिए वो ट्रीटमेंट लेते थे। सो उनको अक्टूबर 5 में अरेस्ट होता है। नवंबर में उनका एक्चुअली सर्जरी था, एम्स में उनका सर्जरी का डेट डॉक्टर ने तय किए थे। सो अक्टूबर में उनका अरेस्ट होता है। अरेस्ट होने के बाद में आपको मालूम है पूरे इंडिया एक कोविड क्राइसिस में, एक कोविड पैंडेमिक में जूझ रहा है। सो ये टाइम पे एक्चुअली उनको केयर मिल रहा था, जेल अथॉरिटीज से केयर मिल रहा था, उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिल रहा था। ये प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी जेल अथॉरिटीज के ऊपर है। लेकिन जेल अथॉरिटीज क्या किया है बोले तो couple of months back they denied his medicines apart of court order। जेल अथॉरिटीज डिनाइड हिज मेडिसिन। आपको मालूम है रिसेंटली सिद्दीक कापन का इशू भी हुआ था, जेल के अंदर पॉलिटिकल बिजनेस का हालत कैसा है।
Siddique Appan was handcuffed in मथुरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। उसके बाद में हमारा फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रऊफ शरीफ को भी कोविड पॉजिटिव हुआ था। वो टाइम पे भी उनको क्या नहीं किए, बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड किए। अभी अतीकुर रहमान का भी ऐसे ही हो रहा है, विदाउट प्रोवाइडिंग मेडिसिन रिप्रेजेंटेड इनटू वर्सन ऑफ हिज हेल्थ। अभी 3-4 दिन पहले अतीकुर रहमान मथुरा का डिस्ट्रिक्ट जेल के हॉस्पिटल में दाखिल है। अभी उनका ट्रीटमेंट के लिए उधर नहीं अच्छा डॉक्टर्स नहीं है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में उनका ट्रीटमेंट के लिए अच्छा हॉस्पिटल्स नहीं है। तो इसे एक जानबूझकर जो यूपी का स्टेट गवर्नमेंट है एक पॉलिटिकल प्रिजनर्स को खत्म करने का, एक पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इधर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया को यह बोलना है कि हम लोग बहुत बार अतीकुर रहमान का फैमिली बहुत बार पिटीशंस डाले, जो अतीकुर रहमान को उनका मेडिकल फैसिलिटीज देना है, उनको एम्स में दाखिला करके ट्रीटमेंट देना है बोल के बहुत बार पिटीशंस किए, 3-4 पिटीशंस दिए। लेकिन अभी तक ये जो कोर्ट का प्रोसीजर, जुडिशियरी का प्रोसीजर है, उसको प्रोसीजर डिले करते आ रहा है। सो हमारा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का डिमांड है कि इमीडिएटली जुडिशियरी मस्ट इंटरवीन दिस इशू। जुडिशियरी ये इशू को इंटरवीन करके इमीडिएटली अतीकुर रहमान को मेडिकल फैसिलिटीज जो एम्स में उनका पहले डॉक्टर था उनको जाके प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है और डिफॉल्ट बेल इनके हेल्थ ग्राउंड को कंसल्ट इमीडिएटली देना है। सो ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का डिमांड है। सो अभी उनका वाइफ संजीदा रहमान की वाइफ संजीदा रहमान हमें बताया गया कि अतीकुर रहमान 23 अगस्त से जेल अस्पताल में भर्ती हैं। वो दिल की बीमारी से पिछले 11 महीने से उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। तो जिंदगी के लिए वो खतरनाक हो सकता है। उनकी हालत के बारे में हमें और उनके डॉक्टरों को नहीं पता। मेडिकल ट्रीटमेंट और देखभाल के लिए अदालत में पेश की गई दरख्वास्त को ठुकरा दिया गया। अतीकुर रहमान के साथ जो कुछ हो रहा है, उनके इलाज को लेकर बड़ी लापरवाही की जा रही है। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है सिवाय इस जुर्म के कि एक दलित लड़की के इंसाफ के लिए जद्दोजहद की, जिसको हाथरस में जातिवाद मर्दों ने रेप का निशाना बनाया। उन्हें 5 अक्टूबर 2020 को मृतक परिवार से मिलने की कोशिश करने पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये केस साफ तौर पर मनगढ़ंत है। उनके साथियों को खामोश करने का मंसूबा बनाया गया। पुलिस उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है। के बावजूद एक इंसान को मेडिकल ट्रीटमेंट और देखभाल से वंचित रखना और उसको मरने के लिए छोड़ देना अस्वीकार्य है। पुलिस के साथ सरकार उसे बेहतर इलाज देने से इनकार करते हुए उसे मरते हुए देखना चाहती है। अदालत से मुनासिब तवज्जो के साथ उसकी दरख्वास्त पर गौर किया जाए। हमारी अपील हम इसलिए यही अपील करते हैं कि हाईकोर्ट को तत्काल बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट की मांग करने वाली दरख्वास्त पर गौर करना चाहिए। जी वाई रिप्रेजेंट अतीकुर रहमान। सो वी स्पीक। मैं क्राइम की प्रैक्टिस करता हूँ। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर करते हुए पहले तो मैं ये एक्सप्रेस कर दूँ कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एसोसिएशन मेरा नहीं है। मैं प्रोफेशनल हूँ और मैं इस केस को बेहतर तरीके से समझता हूँ। आप लोगों को यहाँ बुलाकर जो जहमत हमने दी है उसकी वजह ये है कि
लाइफ और लिबर्टी की गारंटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी पायस प्रोविजन है और इसे सिक्योर करने के लिए बहुत सारे लीगल और पॉलिटिकल प्रोविजंस कानून ने किए हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो हमारा नेशन है, इसकी बुनियाद से लेकर और इसके आज तक के सफर में हमारे तमाम महान लोगों ने रिपब्लिक ऑफ इंडिया को दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज में, इज्जतदार डेमोक्रेसीज में तब्दील किया है और शायद नेशन की इस छवि को अब बहुत सारे थ्रेट महसूस किए जा रहे हैं। ये थ्रेट्स इंटरनल भी बहुत सारे हैं। मैं इस केस के रेफरेंस में आपसे मुतासिर हूँ, इसलिए बहुत थोड़े वक्त में इस केस की पृष्ठभूमि में आपको बता दूं कि लास्ट ईयर हाथरस के चंदपा थाने में एक गांव है, वहां एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप और उसका मर्डर हुआ था और उस इंसिडेंट को लेकर सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस अपने अपने तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, जिसमें पॉलिटिशियंस भी थे, सोशल एक्टिविस्ट भी थे, सो मोटो कुछ लोग अपना रिजेंटमेंट शो कर रहे थे और ऐसे भी लोग थे जो विक्टिम के साथ लामबंद हो रहे थे। कुल मिलाकर वेस्टर्न यूपी की सोसाइटी उस इशू पर उद्वेलित थी और उसी दौरान यूपी पुलिस की हायर अथॉरिटीज की ओर से एक स्टेटमेंट अखबारों में आया था, जिसमें ये कहा गया कि एक बहुत बड़ी साजिश का पता चला है कि कास्ट और रिलीजन के बेस पर दंगे हो सकते हैं और इसमें कोई अंतरराष्ट्रीय फंडिंग भी है। ये एक जनरल स्टेटमेंट आया था, कोई विशिष्टियां इसकी नहीं बताई गई थी और इस आशय की कोई इंफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश के किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं कराई गई थी। 4 अक्टूबर को थाना चंदपा में एक केस फाइल किया गया एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा और उस केस का क्राइम नंबर था 151। वो एफआईआर मेरे पास है। उस एफआईआर के जो कंटेंट्स थे उनसे ये मालूम पड़ता था, वो सब इंस्पेक्टर ये जानता है कि किन लोगों के खिलाफ एफआईआर कर रहा हूं, फिर भी उसके एक्यूज वाले कॉलम को अननोन रखा गया। उसमें कहा गया था कि एक जर्नलिस्ट है लोकल जो विक्टिम की फैमिली को उकसा रहा है, एक पॉलिटिशियन है जो विक्टिम की फैमिली को उकसा रहा है, एक टीवी एंकर है जिसने टेलीविजन पर चीफ मिनिस्टर की तस्वीर के साथ व्यंग करते हुए ये लाइन छाप दी कि ठाकुरों की लड़की हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स हैं जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं और जो कंपनसेशन ऑफर किया जा रहा है 20 लाख रुपए का, उसे स्वीकार न करने के लिए विक्टिम की फैमिली को उकसा रहे हैं। और उन्होंने कहा उनकी स्क्रीनशॉट्स की कॉपियां हम दाखिल कर रहे हैं। और उस एफआईआर की सबसे क्रक्स लाइन जो थी वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। उसमें उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में उस लड़की के साथ रेप होने की पुष्टि नहीं हुई, मेडिकल एग्जामिनेशन में रेप होने की पुष्टि नहीं हुई, इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि लड़की के साथ रेप हुआ था वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए डिसअफेक्शन पैदा करके सेडिशन का ऑफेंस करते, ये लाइन। और ये इस तरह से एफआईआर पब्लिक एट लार्ज के उस सेक्शन के लिए जो उस इंसिडेंट पर गवर्नमेंट की ओपिनियन से अपनी डिसेंट शो कर रहा था, थ्रेट थी कि अगर आप ये कहेंगे हमारी जांच के बावजूद कि लड़की के साथ रेप हुआ था, तो आप इस सरकार के लिए डिसअफेक्शन कॉज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं और आप सेडिशन का ऑफेंस कर रहे हैं। बिल्कुल ब्लैंक थी, कॉलम में अननोन लोग लिखा गया, लेकिन कंटेंट बिल्कुल क्लियर थे कि उन्हें मालूम है कि कौन लोग हैं। ये 4 अक्टूबर का वाकया है। 5 अक्टूबर को अतीकुर रहमान जर्नलिस्ट
फ्रॉम केरल, मसूद अहमद, सिद्दीक कप्पन, जर्नलिस्ट मसूद अहमद, अतीकुर रहमान और उनका ड्राइवर आलम, ये लोग हाथरस के लिए ट्रेवल कर रहे थे। हाथरस ट्रेवल करते वक्त इन्हें माठ एक्सप्रेस के ऊपर एक माठ कट है जहाँ से हाथरस के लिए टर्न होते हैं, स्टेट हाईवे को ज्वाइन करता है वो, वहाँ उन्हें रोका गया और ये कहा गया कि ये लोग हाथरस जा रहे थे और हमने इन्हें हाथरस जाने से मना किया। फिर भी इन लोगों ने ये इंसिस्ट किया कि नहीं, हम हाथरस जाएंगे, FIR में लिखा हुआ है कि मनीषा बहन को न्याय दिला के आएंगे और जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाएगा हम लौटेंगे नहीं। तो इस बात पर इन लोगों को ये माना गया कि इनके वहाँ जाने से बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस है, अरेस्ट कर लिया गया और इन लोगों को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने लॉ को वायलेट करते हुए इन लोगों को जेल भेजा, एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस की केस। लॉ ये प्रोवाइड करता है कि जब किसी को अंडर सेक्शन 151 CRPC अरेस्ट किया जाएगा और कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो उसे एक नोटिस सर्व करेंगे, शो कॉज नोटिस, इस बात के लिए कि क्यों न आपको बाउंड किया जाए श्योरिटी से कि आप पीस बना के रखेंगे। और वो रिप्लाई देता है आदमी उसका और उसके लिए फिर एक इंक्वायरी कंडक्ट होती है। उसी में प्रोविजन ये है जिसे हम लोग कहते हैं सेक्शन 116 सब क्लॉज 3, वो ये प्रोवाइड करता है कि इमरजेंसी सिचुएशन कंसीडर करते हुए उसके तहत एक ऑर्डर पास होगा और फिर उनसे तत्काल मांगी जाएंगी कि आप तत्काल दे दीजिए, जब तक ये इंक्वायरी चले तब तक के लिए अपनी श्योरिटीज, और अगर वो श्योरिटीज नहीं देता है तो उसे जेल भेजा जाएगा और जब भी श्योरिटी दे देगा जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इस केस में 6 अक्टूबर को उन्हें फर्स्ट टाइम जेल भेजा गया सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा और 19 अक्टूबर को 116 सब क्लॉज 3 का ऑर्डर पास किया गया, यानी 6 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने बिना क्षेत्राधिकार के, बिना जुरिस्डिक्शन के इन लोगों को जेल में रखा। और उसी दौरान 6 को ये वाकया हुआ, 7 अक्टूबर को UAPA का ये केस उनके अगेंस्ट लगा। UAPA के इस केस में उन लोगों को 7 अक्टूबर से लेकर 22 दिसंबर तक मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने रिमांड किया, जो इलीगल रिमांड था। उस पीरियड में 5 नवंबर को अतीकुर रहमान, मसूद और आलम की ओर से ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में हैबियस कॉर्पस फाइल की गई और वो हैबियस कॉर्पस अभी तक पेंडिंग है। एक वकील होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते भी मुझे लगता है कि किसी भी देश में हैबियस कॉर्पस जैसी पिटीशन इतने दिनों तक पेंडिंग रहना न्यायपालिका की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित लेख है, जिसके लिए विशेष रूप से हमारे संविधान ने उच्च न्यायालयों को और सर्वोच्च न्यायालय को सशक्त किया है। आज वो हैबियस कॉर्पस है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो सुनी जाएगी। इसलिए जनरल फिजिशियन से जो दवाइयाँ उन्हें मिल सकती हैं वही दवाइयाँ उन्हें मिल रही हैं। पिछले 3-4 दिन से वो हॉस्पिटलाइज हैं। अतीकुर रहमान का मेरे पास भी फ़ोन आया था। मैं ये बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अपने वकील और अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए टेलीफोन पर 5 मिनट का वक्त हफ्ते में एक बार बात करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो उसने मुझे अपनी हेल्थ के बारे में बताया, परिवार को भी बताया होगा। सवाल ये है कि गिल्ट होल्ड होगी या
उनका एक्विटल होगा, ये डिपेंड करेगा ट्रायल के कंक्लूजन पर। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस का ये बहुत ही सेटल्ड प्रिंसिपल है कि हम किसी भी एक्यूज्ड की इनोसेंस को प्रिज्यूम करके चलें जब तक कि उसकी गिल्ट प्रूव न हो। और जहां तक ह्यूमन राइट्स का सवाल है, हम एक कन्विक्ट के ह्यूमन राइट्स से भी डिनाई नहीं कर सकते एक सम्मानित लोकतंत्र होने के नाते। अभी वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने उनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल की है, ट्रायल इज येट टू बी कमेंस, एविडेंस आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। लेकिन ऐसे में जबकि उनकी गिल्ट किसी कोर्ट से प्रूव नहीं हुई है, एक सम्मानित भारतीय नागरिक होने का जो गौरव हम सबको प्राप्त है वो ऐसे सभी अभियुक्तों को प्राप्त है, और उनके मानव अधिकारों का उतना ही सम्मान किया जाना चाहिए जितना जेल के बाहर के लोगों का सम्मान किया जाता है। जीवन के अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते किसी भी सूरत, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। और यहाँ अतीकुर रहमान का जीवन दांव पर। यूएपीए जब एनेक्ट किया गया तो खासतौर से फर्क किया गया था, हालांकि फर्क नहीं किया जाना चाहिए था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल और फॉरेनर्स के बीच भी कानून के समक्ष समानता से इनकार नहीं करता, आर्टिकल 14। लेकिन यूएपीए में बेल को लेकर के जो प्रोविजंस किए गए उनमें थोड़ा सा फर्क किया गया कि अगर एक्यूज हिंदुस्तानी नागरिक है और अगर एक्यूज विदेशी है तो थोड़ा सा फर्क होगा। जिस भावना के साथ ये फर्क किया गया था, एक हिंदुस्तानी नागरिक को थोड़ा सा प्रिविलेज दिया गया था, मैं उसी भावना के साथ आपसे कहता हूं कि आप एक भारतीय नागरिक जिसके सामने राज्य और नागरिक के संबंधों के संतुलन का प्रश्न अभी खड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी आजादी, हम हिंदुस्तानियों की आजादी जैसे शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ विदेशी शक्तियों से हमारी आजादी नहीं होता, बल्कि हमारी आजादी में हमारी व्यक्तिगत आजादी भी शामिल होती है, जिसके लिए स्टेट और इंडिविजुअल के रिलेशंस को तमाम विद्वानों ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है, लॉ जिसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस हमें प्रदान करता है। रिहाई के बारे में सोचा जाए ताकि हम सर्जरी करा सकें। हमारी सर्जरी होनी थी और सर्जरी नहीं हुई तो बहुत बुरा हो सकता है। एम्स ने बेंटल प्रोसेस सजेस्ट की थी, ये सर्जरी बेंटल सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। आपकी उनसे बातचीत होती होगी तो वो क्या बताते हैं कंडीशंस के बारे में अपनी, और किस हालात में वहाँ रह रहे हैं, वो क्या वो ठीक से रह रहे हैं, क्या नहीं बताते? आप कुछ बताते तो होंगे तबीयत तो मेरी सही नहीं है जैसे बताते हैं सर, सीने में दर्द है, फीवर है, अच्छा, लूज मोशन हो जाते हैं। तो वहाँ देखभाल नहीं होती उधर? नहीं, देखभाल कोई नहीं होती। सीआरपीसी जो केस हुआ था, ब्रीच ऑफ पीस एंड डिस्टर्ब ऑफ कम्युनल हार्मनी, एक्चुअली ये जो केस को जून 16 को मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दिया है। क्यों बोले तो उनके एसटीएफ जो पुलिस है ये लोग इनके ऊपर एविडेंस देने को नाकाम हुए, ब्रीच ऑफ पीस। सो ऑलरेडी ये जो प्राइमरी केस है जो ये लोग उधर का पुलिस जो दाखिल किए थे वो केस को कोर्ट ने हटा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यूएपीए केस में भी उन्होंने जेल में चल रहे हैं।